इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डाटा क्या होता है, फाइल्स के टाइप क्या होते हैं, फाइल्स क्या होती है और कैसे कोई भी सिस्टम काम करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डेटा होता क्या है। तो डेटा इज़ एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कंप्यूटर से हम जब भी इंटरेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब है सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कंप्यूटर की किसी भी चीज़ को समझने की, या तो फिर ज़ीरो या तो फिर वन। ज़ीरो का मतलब कि उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पर एनालाइजेशन हो रहा है वहाँ पर उस सर्किट में उस पर्टिकुलर जगह पर करंट नहीं है। और वन का मतलब कि उस जगह पर करंट सेंस हो रहा है कंप्यूटर पर। इसका एक और रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पर ज़ीरो होता है उसको फॉल्स बोलते हैं और वन की जगह पर ट्रू होता है। कंप्यूटर हमेशा डाटा को या तो ज़ीरो या फिर वन के टर्म्स में ही समझता है। हमने मेमोरी और मेमोरी के टाइप्स डिस्कस किए थे, जैसे कि मेमोरी में मेनली हम प्राइमरी मेमोरी में हमने डिस्कस किया था कि एक रैम होती है और एक रोम होती है। आपने कभी सुना हो कि रैम 4 GB की होती है, रोम इतने GB की होती है। तो हम अब डेटा की यूनिट डिस्कस करते हैं। सबसे बेसिक यूनिट जो होती है डाटा की वो होती है 1 बिट। 1 बिट को आप एक बॉक्स मान लीजिए जिस बॉक्स में या तो ज़ीरो आ सकता है या फिर वन आ सकता है। एक बिट में या तो ज़ीरो आ सकता है या फिर वन आ सकता है, और इस बिट की एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है। वो होती है कि इट कैन नेवर बी एम्प्टी। एक बिट में या तो ज़ीरो वैल्यू होगी या फिर वन वैल्यू होगी, वो बिट खाली कभी नहीं होगी। इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। अगर आपको बिट अच्छे से समझ में आ गया हो तो 8 बिट्स का एक कलेक्शन, मतलब एक सीरीज़, जैसे कि ये फर्स्ट बिट, ये सेकंड बिट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ये एट्थ। ये जो 8 बिट्स का कलेक्शन है इसको 1 बाइट कहते हैं। इसमें भी कुछ ना कुछ ये खाली नहीं हो सकते, इसलिए कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इनमें। इसको हम 1 बाइट कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं 1 किलोबाइट की। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। 1024 इसलिए क्योंकि कंप्यूटर हमेशा बाइनरी के टर्म में समझता है, और बाइनरी में जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस पर्टिकुलर को आपको डेसिमल में या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में सबका सम कर देंगे तो आपके पास में इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये कन्वर्जन में आगे चल के अच्छे से आपको समझाऊंगा। इस पर हम एक प्रोग्राम भी बनाएंगे कि अगर यूज़र ने बाइनरी इनपुट किया है तो हम डेसिमल में कन्वर्ट करके दें, या फिर अगर यूज़र ने डेसिमल इनपुट किया है तो हम बाइनरी में कन्वर्ट करके आउटपुट दे सकें। अभी के लिए ये समझिए कि यहाँ पर 1000 की जगह 1024 क्यों है। तो ये 1024 होता है 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 आप जब इवेल्युएट करेंगे तो वो 1024 आएगा, और इसको 1024 इसलिए भी लिया है क्योंकि ये 1000 के सबसे नियरेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में वही 1024 किलोबाइट्स होती है। उसके बाद में सिमिलरली 1 गीगाबाइट,
जो कि सबसे कॉमन यूनिट है डेटा की आज के टाइम में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई फ़ोन ख़रीदने जाते हैं तो उसमें रैम 4 GB होती है, या इंटरनल मेमोरी 16 GB, 64 GB, 128 GB। आप कोई कंप्यूटर सिस्टम खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, तो उसमें हमेशा गीगाबाइट्स में ही बात होती है। तो 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। एक हम और डिस्कस करेंगे 1 टेराबाइट, जो कि होती है 1024 गीगाबाइट्स। 1 TB आपने कभी सुना हो तो कोई सिस्टम खरीदते टाइम इंटरनल स्टोरेज आपको 1 TB प्रोवाइड होती, तो उसका मतलब होता है 1024 GB। अब आप जब कंसिडर करेंगे तो आपके सिस्टम में, जो भी आपके पास सिस्टम होगा, उसमें या तो सबसे कॉमन यही है, या तो फिर 4 GB की रैम होगी, या फिर 8 GB की रैम होगी। तो आप सोच सकते हैं कि 4 × 1 GB है। अब हर GB में 1024 मेगाबाइट्स है। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स है। 1 किलोबाइट्स में 1024 बाइट्स है, और हर बाइट के अंदर 8 बिट्स हैं। तो आप जब इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ बिट्स आ जाएगी आपके सिस्टम की। हम प्रोग्रामिंग करते टाइम जो भी कोड लिखेंगे, जो भी प्रोग्राम लिखेंगे, वो सब इन बिट्स में ही चलेगी, जो कि रैम में होती है। हम हमेशा प्रोग्राम ये सोच के लिखते हैं कि वो हमेशा रैम में चलेगा, रोम में सिर्फ प्रोग्राम सेव होता है। कोई भी प्रोग्राम हमेशा रैम में ही लोड होता है, रैम में ही फंक्शन होता है। प्रोग्राम के अंदर जो भी हम कोडिंग करते हैं, जो भी हम कोड लिखते हैं, सारे इंस्ट्रक्शन जो भी लिखते हैं, वो हमेशा रैम के लिए ही होती हैं। आगे चल के हम डीप में डिस्कस करेंगे हर एक स्टेटमेंट से रैम में क्या क्या होता है, जो कि सब एक अच्छे प्रोग्रामर को समझना ज़रूरी है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डेटा टाइप्स। कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझता है, इसलिए वो सारे डेटा टाइप्स को बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब सबसे पहले आप एक टेबल बना लीजिए जिसमें कि फर्स्ट कॉलम में डाटा आएगा, सेकंड कॉलम में डाटा टाइप, मतलब कि उसके जो भी डाटा टाइप का जो नाम है वो, उसके बाद में इससे एसोसिएटेड कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, क्यों होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप ये टेबल बना के रख लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। कीवर्ड के बाद में एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। ये भी क्या होता है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इनपुट और आउटपुट को मैनेज करेंगे। सबसे पहले हम डाटा का टाइप एक कंसिडर कर लेते हैं। सबसे कॉमन जो होता है वो होता है 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2। ये सब टाइप्स के, इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। याद रखिएगा, इंटीजर्स में कभी डेसिमल वाले नंबर नहीं आते, पॉइंट वाले नंबर नहीं आते, डेसिमल वाले नंबर नहीं आते। सिर्फ होल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव, सारे नंबर्स। ना ही नेगेटिव साइड की, ना ही पॉजिटिव साइड के डेसिमल वाले नंबर्स आते हैं। इससे एसोसिएटेड कीवर्ड है INT। इसको हम थ्रू आउट द कोर्स INT ही प्रोनाउंस करेंगे, इंट प्रोनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि वो अनप्रोफेशनल साउंड करता है। इससे एसोसिएटेड फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %D। ये डिस्कशन हम जो भी कर रहे हैं, ये सब C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस्ड है स्ट्रिक्टली। कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम ये सब अलग से बाद में समझेंगे। सेकंड डेटा टाइप आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट डेटा टाइप जो आपको पता होना चाहिए वो है 2.2, 3.4, 4.56। इस टाइप के जो डेसिमल नंबर होते हैं इनको फ्लोट बोलते हैं। फ्लोट से एसोसिएटेड कीवर्ड भी फ्लोट ही होता है, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %F होगा।
इसके बाद हम अगला डिस्कस करेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है कैरेक्टर्स। इसमें A, B, C, D, उसके बाद में 1। ये 1 एक इंटीजर नहीं बल्कि एक कैरेक्टर है। इंटीजर और कैरेक्टर में फ़र्क ये होता है कि हम जब मैथ्स करते हैं तो उसमें जब हम 1+2 लिखते हैं तो वो 1+2 हमें पता होता है कि इसका आंसर 3 होगा और वो हम उनको एज ए नंबर ट्रीट करते हैं। लेकिन जब किसी कंप्यूटर सिस्टम पे हम टाइप करते हैं 1+2, किसी टेक्स्ट एडिटर पे जब हम टाइप करेंगे 1+2, तो वो उसको कंप्यूट करके हमें रिज़ल्ट 3 नहीं बताएगा। वो बल्कि इन तीनों को एक एज ए कैरेक्टर ट्रीट करेगा। जैसे हम A लिखते हैं, B लिखते हैं, वैसे ही वो 1 लिखेगा, प्लस लिखेगा और 2 लिख देगा। ये तीनों अलग अलग कैरेक्टर्स की तरह ट्रीट होंगे। और ऐसे ही कैरेक्टर्स कुछ हमारे सिंबल्स होते हैं, जैसे कि परसेंटेज, एम्परसेंट, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, और भी बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं। इनको एज ए कैरेक्टर ट्रीट किया जाता है। ये होते हैं कैरेक्टर्स। इनसे एसोसिएटेड कीवर्ड है कैर, इसको कैर प्रोनाउंस करते हैं। और फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %C। उसके बाद में अभी हमने डिस्कस किया कि बिट्स क्या होते हैं, बाइट्स क्या होते हैं। तो इन सारे डेटा टाइप्स को पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा एलोकेटेड है, मतलब कि जब भी INT लिखा होगा तो सिस्टम 4 बाइट्स को कंसिडर करेगा। जब भी फ्लोट लिखा होगा तो उसके लिए स्पेसिफिकली अलग टाइप का वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने पॉइंट्स वगैरह यूज़ किए। जनरली हम 8 बाइट्स का मान लेते हैं, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद भी कुछ लंबी वैल्यू होगी और डेसिमल के पहले भी कुछ लंबी वैल्यू हो सकती है। उसके बाद में जो एक इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, कैर, ये हमेशा 1 बाइट में स्टोर होता है। अब इनको हम बिट्स में भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, ये अभी हमने समझा। तो 4 8 INT को 32 बिट्स हो गए, फ्लोट को 8 8 64 बिट्स प्रोवाइड हो गए, और एक कैर को 8 बिट्स प्रोवाइड हो गए। हमेशा किसी भी प्रोग्रामिंग में, C प्रोग्रामिंग में हम INT लिखेंगे, कैर लिखेंगे, तो उसको हम ये रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्टली 32 बिट्स या फिर 8 बिट्स। उसके बाद में हम एक चीज़ समझते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल से आपका इंट्रोडक्शन 7th या फिर 8th क्लास के मैथमेटिक्स में होता है। वेरिएबल जैसे कि x, y, z, जिनकी कुछ वैल्यू होती है, जैसे x की वैल्यू 10, y की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं आप 50, z की वैल्यू 1000। ये जो तीनों होते हैं इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। इनको कुछ वैल्यू असाइन की जाती है, और जो वैल्यू असाइन की जाती है इन्हें हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी x नाम का आप एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, तो अब आप एक पर्टिकुलर C प्रोग्राम लिख रहे हैं यहाँ पर, और एक पर्टिकुलर दूसरा C प्रोग्राम लिख रहे हैं यहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि साथ में लिख रहे हैं, या तो ये पहले या फिर ये बाद में, टाइम लाइन में डिफरेंस है, या फिर साथ में भी लिख रहे हैं, ऐसा भी मान सकते हैं आप। इसमें आपने एक वेरिएबल बोला कि एक INT टाइप का वेरिएबल लिया x, और उसका आपने प्रोग्राम में यूज़ कर लिया। इधर आपने एक वेरिएबल लिया x और उसका प्रोग्राम में यूज़ कर दिया, तो इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। इस वाले प्रोग्राम के लिए x की वैल्यू कुछ और होगी, इस वाले प्रोग्राम के लिए x की वैल्यू कुछ और होगी। लेकिन यहाँ पर जो आप कॉन्स्टेंट्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इधर आपने x की वैल्यू 2 असाइन की, यहाँ पर x की वैल्यू 3 असाइन की, तो अब इस 2 की जो वैल्यू इस वाले प्रोग्राम में है वही वैल्यू इसी प्रोग्राम में भी होगी। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर x = 2 लिखते हैं, तो ये 2 वही 2 है जो यहाँ वाला 2 है, और जो 2 हम समझते हैं, हम बचपन से पढ़ते हुए हैं। ये कोई सिंबल नहीं, कैरेक्टर नहीं, ये कोई वेरिएबल नहीं, इसकी एक कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू रहती है, जो कि आज तक कभी चेंज नहीं हुई और फ्यूचर में भी कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसे चेंज कर सकते हैं।
ये फ़र्क होता है वेरिएबल में और कांस्टेंट में। जैसे हमने अभी डाटा टाइप्स डिस्कस की, INT, फ्लोट, कैर, इन डेटा टाइप्स के हम वेरिएबल्स बनाते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर और फिर उनको यूज़ करके हम हमारा सारा काम कर लेते हैं। ये हम धीरे धीरे समझेंगे, अभी डायरेक्टली समझने की ये फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब हम जंप करते हैं, फिर से कुछ एक फंडामेंटल की चीज़ें जो आपको मालूम होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। याद हो तो ओरिजिन ऑफ प्रोग्राम डिस्कस किया था हमने डिस्कस किया था कि कभी भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे एक फ़ाइल में लिखते हैं। ये फ़ाइल हमेशा रोम में सेव होती है। इस फाइल को बनाने के लिए हम 2 टाइप के सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। एक होता है प्लेन टेक्स्ट एडिटर और एक होता है IDE। IDE का फुल फॉर्म अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब ये बड़े नाम से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनवायरनमेंट मतलब कि आपको एक ऐसी स्पेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप अच्छे तरीके से डेवलपमेंट या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसा कि हमने कुछ बेनिफिट्स डिस्कस किए थे IDE के। अब सवाल ये उठता है कि जब आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं और मान लीजिए आपने इन दोनों में से किसी का भी यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है ABCD। अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल कि आप C प्रोग्रामिंग में कोड लिख रहे हैं, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक एक्सटेंशन देना पड़ेगा .c। इस एक्सटेंशन को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। किसी भी कंप्यूटर में हम जब कोई फ़ाइल सेव करते हैं तो उस फाइल को सेव करने का फॉर्मेट ये होता है, पहले उस फाइल का नेम होता है, उसके बाद में एक डॉट होता है और यहाँ पर होता है एक्सटेंशन। ये नेम यूनिक नेम होता है जो हम देते हैं किसी भी फाइल को। हम कभी भी किसी फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। कभी आपने अगर किसी फाइल को रीनेम करा हो तो उससे हम सिर्फ नेम ही चेंज करते हैं, एक्सटेंशन चेंज नहीं करते। एक्सटेंशन जो होता है वो टाइप ऑफ कंटेंट बताता है फाइल का, टाइप ऑफ कंटेंट इन फाइल। इसको एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। कभी आपने कोई म्यूज़िक फाइल डाउनलोड करी हो तो आपको पता होगा उसका एक्सटेंशन होता है MP3। वीडियो फाइल का कभी आपने यूज़ किया हो, क्रिएट की हो, तो उसका एक्सटेंशन होता है MP4। कभी आपने कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन का यूज़ किया हो, उसके लिए APK यूज़ होता है। उसके बाद में बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स हैं। अभी हम ये समझते हैं कि हम कोई C प्रोग्राम का कोड बना रहे हैं। C का प्रोग्राम लिख रहे हैं जिससे हम एक प्रोग्राम से एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसका एक्सटेंशन C होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी एक्सटेंशंस मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सटेंशंस ये हमेशा लोअर केस में ही लिखे जाते हैं। लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर्स। ये कभी कैपिटल में नहीं लिखे जाते, ये हमेशा स्मॉल में लिखे जाते हैं। एक C++ प्रोग्राम के लिए ये एक्सटेंशन CPP होता है। जावा के लिए जावा होता है। अब आपको मैं 100% श्योर हूँ कि एक मिसकंसेप्शन होगा और वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आज। जब भी आपने किसी से बात की होगी कभी किसी फ़ाइल के बारे में, तो आपने हमेशा उससे बात करी होगी कि हम मुझे .apk फ़ाइल सेंड कर दे, .mp3 फ़ाइल सेंड कर दे। तो आपको ये लगता होगा कि उस फाइल का एक्सटेंशन .apk या .mp3, जबकि ये गलत है। उस फाइल का एक्सटेंशन सिर्फ MP3 होता है, सिर्फ APK होता है। ये जो पर्टिकुलर डॉट होता है नेम और एक्सटेंशन के बीच में, ये वाला, ये होता है एक सेपरेटर। इससे सिर्फ कंप्यूटर सेपरेट करता है उसके नाम को और उसके टाइप ऑफ कंटेंट को। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी थी।
उसके बाद में ये जो भी हमने जितनी भी सारी ये डेटा टाइप्स डिस्कस किए और जो डेटा की यूनिट्स डिस्कस करी, ये वाली जो डेटा की यूनिट्स डिस्कस करी, बिट्स वाला जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, ये रैम में भी होता है, ये रोम में भी होता है। उसके बाद में हमने जो यहाँ पर डिस्कस किया था कि जब इन डाटा टाइप्स को ये एसोसिएटेड है तो ये हमेशा रैम की बात होगी, ये रोम की बात नहीं होगी। जब भी प्रोग्राम रन होंगे, प्रोग्राम रन होते होते जब भी कंप्यूटर सिस्टम INT पढ़ेगा तो INT में उसे 4 बाइट्स मिलेगी रैम के अंदर, ना कि रोम के अंदर। रोम के अंदर सिर्फ प्रोग्राम सेव होता है। इसके बाद अब हम धीरे धीरे सी प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ पर्टिकुलर इंसाइट्स इसी लेक्चर में बता रहा हूँ। सी प्रोग्रामिंग, इसके कुछ बेनिफिट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और इसके फीचर्स है जो आपको पता होना चाहिए। आपने कभी भी देखा हो तो डेटा स्ट्रक्चर्स के सारे कोड्स, डेटा स्ट्रक्चर्स के सारे कोड्स जो है वो सी प्रोग्रामिंग में ही लिखे जाते हैं। उसकी वजह ये है कि एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं तो आप ये सुन के परेशान हो गए होंगे कि ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। मैं बिल्कुल यहाँ पर थ्योरेटिकली नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमको एक प्रोग्राम लिखना है, तो जितनी भी सारी इंस्ट्रक्शंस होती है, फॉर एग्जांपल 150 लाइन की इंस्ट्रक्शन, 200 लाइंस की इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को दे रहे हैं कि ये काम करना है, तो उसको हम पर्टिकुलर एक प्रोग्राम को, एक पूरे प्रोग्राम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इन पार्ट्स का नाम होता है फंक्शंस। ऐसा लिख लीजिए आप कि फंक्शंस आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्रोग्राम। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको आप एक 2 व्हीलर व्हीकल को ऑपरेट करने वाले हैं। तो अब आपको पता है कि आप जब अपनी डेस्टिनेशन से निकलेंगे किसी जगह पर पहुंचने के लिए, तो आपको एक्सीलरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम मान लीजिए एक एक्सीलरेटर नाम से हमने एक फंक्शन बना दिया। इस फंक्शन से हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। अब फॉर एग्जांपल रास्ते में कभी ना कभी एक ऐसी ज़रूरत आएगी, या तो एक टर्न आएगा या फिर एक ऑब्स्टिकल आएगा, जिसको देख के हमें अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा। स्पीड को कम करने के लिए हम ब्रेक्स का यूज़ करते हैं। इस ब्रेक का भी हमने एक फंक्शन बना दिया, क्योंकि हम अभी डिजिटली एक प्रोग्राम बना रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने का, वो भी एक 2 व्हीलर व्हीकल के थ्रू। अब फॉर एग्जांपल आप आपके घर से निकले, तो आपको ये फिक्स्ड नहीं पता कि आप कितनी बार एक्सीलरेटर दबाएंगे, कितनी बार ब्रेक्स को दबाएंगे, लेकिन आपके माइंड में फिक्स है कि जब हमें स्पीड बढ़ानी है तो एक्सीलरेटर दबाना है। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है, हमारा हाथ घुमाना पड़ेगा एक्सीलरेटर पे। ब्रेक्स दबाने के लिए ब्रेक्स को दबाना पड़ेगा तो ब्रेक्स लगेंगे। तो हम हर बार कंप्यूटर को ये नहीं समझाएंगे कि कब कब कैसे कैसे एक्सीलरेटर घुमाना है, कैसे कैसे ब्रेक्स दबाना है, बल्कि एक बार उसे बता देंगे कि एक्सीलरेटर नाम कभी आपको दिया जाए तो आपको ये फंक्शन परफॉर्म करना है, तो वो उस बार में एक्सीलरेटर दबा देगा या फिर ब्रेक्स दबा देगा जब भी सामने कोई ऑब्स्टिकल आएगा। तो इसीलिए फंक्शंस में डिवाइड किया जाता है। फंक्शंस के थ्रू रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड बढ़ती है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड बढ़ती है। हर प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस को लिखने का एक तरीका होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। वॉइड, ये वॉइड क्या होता है? वॉइड एक कीवर्ड होता है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कीवर्ड क्या होते हैं। कीवर्ड कुछ नहीं होते, सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ है।
कीवर्ड वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स विच हैव स्पेसिफिक मीनिंग। इसका मतलब कि ये वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिनका कुछ एक मतलब सेट होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। फॉर एग्जांपल वॉइड एक ऐसा ही कीवर्ड है जिसका कुछ स्पेसिफिक मतलब सेट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। वैसे ही एक INT हमने डिस्कस किया ऊपर कीवर्ड, वैसा ही हमने एक कैर कीवर्ड डिस्कस किया। इन सब के कुछ अलग अलग मतलब स्पेसिफाइड है। अब हम समझ रहे थे कि एक फंक्शन को लिखते कैसे हैं। तो फंक्शन को लिखने के लिए हम लिखते हैं वॉइड। ज़रूरी नहीं है कि वॉइड लिखें, लेकिन हम अभी एग्जांपल लेने के लिए हम वॉइड लिख रहे हैं। वॉइड फंक्शन का नाम हमें मान लीजिए बनाना है एक्सेलरेटर। उसके बाद में हम कर्ली ब्रेसेस चालू करते हैं। यहाँ पर हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस देना हो हम वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिन्हें हम कोड कहते हैं। जहाँ पर ये फंक्शन ख़त्म होता है वहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देते हैं, और हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ से यहाँ तक एक ऐसी लाइन खींचते हैं। अब ये जो हम लिखते हैं इससे फंक्शन का नाम डिक्लेयर होता है, फंक्शन नेम। ये जो यहाँ पर लिखा जाता है वो होता है फंक्शन का टाइप। जो अंदर लिखते हैं इसमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर, उसको बोलते हैं डेफिनेशन। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि कैसे किसी भी फंक्शन को लिखा जाता है। अब कुछ एक टॉपिक होता है फंक्शन से रिलेटेड जिसका नाम है मेन फंक्शन। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट लेक्चर से हम एक लर्निंग अडॉप्ट करने वाले, एक तरीका ऐसा अडॉप्ट करने वाले हैं जिसमें हम एक ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर एक ऑब्जेक्टिव लेंगे कुछ प्रोग्राम बनाने का। बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव होगा। हम उस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते 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 बहुत सारे मतलब कि एक अच्छा अमाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स हम कवर कर लेंगे उस ऑब्जेक्टिव का प्रोग्राम बनाते बनाते। उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंक्शंस से ही पूरा प्रोग्राम बनता है। हमने अभी समझा कि किसी भी पूरे प्रोग्राम को बहुत सारे फंक्शंस में डिवाइड किया जाता है, ताकि जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाए तो इसमें जो भी हमने कोड लिखा वो हमें वापस ना लिखना पड़े, सब एक साथ चल जाए। जैसे हम एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से हमने एक्सेलरेटर को कॉल किया। ये मान लीजिए कि एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक्स है। यहाँ से हमने एक्सेलरेटर को कॉल किया तो इसका सारा कोड चल जाएगा और वापस कंट्रोल इसी जगह पर आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन की कुछ थ्योरी भी लिखेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। अब मैं आपको एक बेसिक आइडिया अभी दे देता हूँ। जैसा कि हमने यहाँ पर समझा कि किसी भी प्रोग्राम को हम बहुत सारे फंक्शंस में डिवाइड करते हैं, तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट बताऊँगा जिस पे मैंने काम किया हुआ है, जो मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है। उस प्रोजेक्ट का ज़्यादा अभी आपको डिस्क्रिप्शन समझ नहीं आएगा, लेकिन वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको दूसरे प्रोग्राम में यूज़ करके अपना नया प्रोग्राम आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है वो, मैं आपको बताता हूँ। एक्सकोड एक आईडी है जो कि मैक ओएस में यूज़ होता है, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसा कि आप कोड दिख रहे हैं, तो ये वॉइड लिखा हुआ है, मतलब कि ये वॉइड टाइप का फंक्शन है। ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये इस फंक्शन का नाम है, और ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है ये डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे फंक्शंस दिखेंगे। ये वॉइड से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसका नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। और वो जो हम लाइन खींचते हैं वो हमेशा ये समझाने के लिए खींचते हैं कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर स्टार्ट होगा और यहाँ पर ख़त्म होगा।
अंदर भी कर्ली ब्रेसेस का यूज़ होता है, उनके लिए भी हम वैसे ही लाइन बनाएंगे ताकि हमें क्लैरिटी रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ स्टार्ट हो रही है और कौन सी चीज़ कहाँ पर ख़त्म हो रही है। आप देख सकते हैं ऐसे अलग अलग टाइप के फंक्शंस रहते हैं, ये फंक्शन बड़ा है, कोई फंक्शन छोटा होता है, फंक्शनैलिटी के हिसाब से सारे फंक्शंस होते हैं। ये यहाँ पर स्टार क्यों है, ये स्टार मिस टाइप नहीं, ये एक पर्टिकुलर रीजन्स है जो कि मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा। ऐसे चल के ये बड़े बड़े प्रोग्राम से ये लगभग 250 लाइन का प्रोग्राम है जो कि अलग अलग फंक्शंस में डिवाइडेड है। आई होप आपको आज के लेक्चर में सब कुछ अच्छे से समझ आया। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।